नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। और इस सीरीज में जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें है प्राचीन भारत संबंधित जो एमसीक्यू है। ठीक है, ये सीरीज चालू हो रही है प्राचीन भारत संबंधित एमसीक्यू, जो कि पिछले 25 वर्षों में पूछे गए यूपीएससी द्वारा पिछले 25 वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और 1995 से लेके 2019 तक 1995 से लेकर 2019 तक के जो भी सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे गए वो सारे सवाल यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे प्राचीन भारत संबंधित। और ये लगभग 120 प्रश्न के आसपास है। और एक 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 लेक्चर में हम 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे 12 लेक्चर। ठीक है, 12 लेक्चर में जो जो प्राचीन भारत है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। यानी जिसके इसके जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 12 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बहुत ही छोटे और क्रिस्प वीडियोस होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। आप बहुत ही आसानी, जैसे एंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं, बहुत ही आसानी से कोई गाने वगैरह सुनते हैं, तो इस प्रकार से चीज़ें जो आपको ज़्यादा दूर ना लगाना पड़े, एकदम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, और बहुत ही आसानी से इन 10 प्रश्नों के जवाब आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ ना इनके जवाब जान पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ताकि आपको इसके बारे में और ज़्यादा खोजने की जरूरत ना पड़े। यानी आप एक प्रश्न पढ़े, ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, इसका जो सही आंसर रहेगा उसके साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा। काफी सारी चीज यहाँ पे डिस्क्राइब होगी। ठीक है, ताकि इससे संबंधित जो अगले प्रश्न बने, ठीक है, यहाँ पे देखा यह जाता है कि एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, एक ऑप्शन में दिया है, उसके अन्य एक प्रश्न के ऑप्शन दिए गए, उसके अन्य एक्सपेक्ट से अगली बार पूछा गया। ठीक है, इस प्रकार से रिपीट होते मिलेंगे। लेकिन रिपीट कैसे होंगे? सेम वही क्वेश्चन आएगा, उससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो अगले बार के लिए जब हम अगले बार जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए तैयार होने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन भी हम अच्छे से जानते चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सीरीज यहाँ पर चलने वाली है। इसके बाद हम जो बाकी इतिहास है, आधुनिक इतिहास और जो मध्यकालीन इतिहास है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारा जो सिलेबस है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जो पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है उसमें से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे जो 1995 में पूछा गया था, हिंद या फिर भारत, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था, किसने किया था? पहला ऑप्शन है यूनानियों ने, रोमवासियों ने, तीसरा ऑप्शन है चीनियों ने और चौथा है अरबों ने। तो ये किया था अरबों ने। किसने किया था? अरबों ने। क्यों? यहाँ पे देखिए, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। अरबी लोग सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे। सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे। अरबी लोग जो थे सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे। अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? सिंधु को उन्होंने कहा हिंदू। और अलबरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। भारतीयों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हिंदू। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, यानी अरबों ने जो हिंद या भारत की जनता के लिए संदर्भ में प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी? कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। ये 1995 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर है ए, लोपामुद्रा। जानेंगे क्यों? लोपामुद्रा घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने, जो आदि विदुषी स्त्रियां हैं, उन्होंने वेद मंत्रों यानी वेद ऋचाओं की रचना की थी। इन्होंने वेद ऋचाओं की रचना की थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोपामुद्रा। ठीक है, इनमें से एक कौन है? लोपामुद्रा। तो यहाँ पे आंसर है इसका ए, लोपामुद्रा। ठीक है, तो वह कौन सी निम्नलिखित में से वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे है लोपामुद्रा। ठीक है, और बाकी ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है और किन किन ने यहाँ पे रचना की थी इसकी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये 1 और ये 2 है, इनको सुमेलित करना है। सूचियों में नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1995 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे सूची 1 में दिए गए हैं संवत्सर और सूची 2 में दिए गए किसी समय से गणना। ठीक है, किसी समय से गणना ये यहाँ पे है इसमें सूची 2 में, और सूची 1 में है संवत्सर। पहला है विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर।
यहाँ पे इनके जो समय वगैरह दिए गए हैं 3102 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी, 78 ईस्वी और 58 ईसा पूर्व, और पांचवा है यहाँ पे 248 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संबंध में हम देखते हैं तो जो विक्रम संवत्सर है वो 58 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया। जो विक्रम संवत्सर है 58 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो शक संवत है वो 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा। और ये कौन से शासक थे? कुषाण शासक थे। तथा यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। यही जो क्या है? भारत का राष्ट्रीय संवत है। और गुप्त संवत की स्थापना 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई। गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में 319 से 20वीं ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई। और कली संवत्सर का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से माना गया है। और 248 ईस्वी में कलचुरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो इतने यहाँ पे इसके डिटेल मैंने आपको बताया। इसका संदर्भ में इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका संदर्भ में इसका आंसर है डी, यानी ए का संबंध है डी से। ए का संबंध है किससे? 4 से। ए का 4 से है, बी का है 3 से, बी का यहाँ पे 3 से है, सी का है 2 से और डी का है 1 से। ठीक, इस प्रकार ये संबंध है। तो इसका आंसर है डी। ए का 4 से, ए का हमने देखे 4 से, ये 58 ईसा पूर्व। बी का 3 से 78 ईसा पूर्व। सी का है 2 से 320 ईसा पूर्व, सॉरी 78 ईस्वी और 320 ईस्वी है। और यहाँ पे डी है, D1 है 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, 3102 ईसा पूर्व है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी। ठीक है, तो ए का 4 है, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं? यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया। संस्कृत, पाली, सौरसेनी और प्राकृत। ये है, इसका आंसर है बी, प्राकृत। ठीक है, तो जो गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग जिन्हें शूद्र माना जाता था उस समय की जाति व्यवस्था के अनुसार, तथा स्त्रियां प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते हैं। उच्च सामाजिक स्तर के लोग क्या बोलते हैं? संस्कृत। यहाँ पे एक पहला तो कट गया था वैसे भी, और ये दूसरा है आंसर। ठीक है, तो प्राकृत इनके द्वारा बोली जाती थी। ये ऑप्शन में जो दिया है, स्त्री और शूद्र द्वारा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह है, किस नाम से अशोक का अपने शिलालेखों में उल्लेख है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और प्रियदर्शी। तो ये है प्रियदर्शी। ठीक है, आंसर इसका प्रियदर्शी, डी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। अधिकांश शिलालेख में क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। और यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवानाम प्रिय तथा अशोक नाम का उल्लेख भी मिलता है। देवानाम प्रिय और अशोक नाम का उल्लेख कुछ में मिलता है। तो आंसर है इसका डी, प्रियदर्शी। प्रश्न है यहाँ पे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का घोतक था। यवन प्रिय शब्द किस लिए यूज किया जाता था? कहने का मतलब ये है, 1995 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गया सवाल है। एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, एक प्रकार से उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तिकाओं का, काली मिर्च का। ठीक है, तो ये है, इसका आंसर है डी, काली मिर्च का। ठीक है, काली मिर्च का। जानेंगे क्यों? यवन इंडो ग्रीक थे, जो यवन थे वो क्या थे? इंडो ग्रीक थे। उन्हें काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया, और तब से इसी यवन प्रिय नाम से जाना जाता है। काली मिर्च किसके नाम से जाना जाता है? यवन प्रिय। ठीक है, इसका आंसर है डी। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये 1995 में पूछा गया सवाल है। और ये इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, या हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, या जैन धर्म ने, या फिर लोकायत शाखा ने। तो इसके बारे में देखेंगे। जैन धर्म ने 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, किस किस के? जैन धर्म में 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं।
गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य है, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई है, इसलिए इसे अणुव्रत कहा जाता है। अणुव्रत कहा जाता है। तो ये प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में किन साधनों से संभव है? ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म। तो आंसर है इसका कर्म। 1995 में पूछा गया सवाल है और इसका आंसर है डी, कर्म। जानेंगे क्यों? जो मीमांसा का अर्थ खोज या छानबीन होता है। ठीक है, मीमांसा का अर्थ क्या होता है? खोज या छानबीन होता है। ठीक है, इसके दो भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या सद्गुणों, नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है। मीमांसा दर्शन शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम बन सकता है। जो कर्म है मुक्ति का माध्यम बन सकता है। और यहाँ प्रश्न पूछा गया क्या था कि मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो यह है कर्म। आंसर है डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है। 8 हाथ, 6 हाथ, 4 हाथ और 2 हाथ। किसके साथ दिखाती है? 1995 में पूछा गया सवाल है। यह है आंसर इसका सी। जो नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा चोल काल की मूर्ति कला की सर्वोत्तम उदाहरण है। जो नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा है चोल काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पे चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से 4 हाथ के साथ दिखाती है। आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। यहाँ पे क्रम पूछा गया है कि किस प्रकार जो युग है उसका क्रम बताइए। यहाँ पे द्वापर, कृत, त्रेता, कली। ठीक है, कृत, द्वापर, त्रेता, कली। कृत, त्रेता, द्वापर, कली और ये है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। कली का मतलब है कलियुग है। ठीक है, कली का मतलब यहाँ पे कलियुग है। तो यहाँ पे जो सही आंसर इसका वो हम देखते हैं। आंसर इसका सी। आंसर इसका सी। समष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम इस प्रकार है, कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग। कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये आंसर है इसका सी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रम इसका है युगों का। तो ये जो 10 प्रश्न थे यहाँ पे खत्म होते हैं।